दोस्तों मूवी का मेन प्लॉट या फिर मेन मुद्दा हो धर्म और वक्त हो आज का, जहां पर लोगों की भावनाएं बहुत जल्दी आहत हो जाती हैं और बात बात पे त्रिशूल निकल देते हैं और भाई साहब पीछे पड़ जाते हैं, ये कर देंगे, बैन कर देंगे, थिएटर फाड़ देंगे। ऐसे लोगों के समय में जब कोई राइटर मूवी लिखने के लिए बैठता है और मुद्दा हो धर्म का, तो वो अपनी कलम से लिखते समय 4 बार सोचता है कि मेरी कलम से 4 ऐसे डायलॉग ना लिख दिए जाए जिससे 4 लोगों की भावनाएं आहत हो जाएं, ताकि लोगों को उस मूवी या फिर मूवी में बोले गए डायलॉग से कोई आपत्ति ना हो। और ऐसी एक फिल्म आई है द ग्रेट इंडियन फैमिली। अब भाई साहब ये मूवी जिस तरीके से बनाई गई है उसको देखकर मुझे बहुत सारी कमियां फील हुई। एंटरटेन भी हुआ, कोई बात नहीं है, लेकिन भाई साहब यहाँ पर जो डायरेक्टर कहना चाहता था या फिर जो राइटर कहना चाहता था इस फिल्म के जरिए वो पूरी तरह कह नहीं पाया। नॉट कन्विंसिंग। अब यहाँ पर ये पता चलता है कि भाई साहब ये फील हो रहा था मेरे को कि जब कलम उठाई थी स्क्रिप्ट लिखने के लिए तो उनकी इतनी फटी पड़ी थी कि भाई साहब वो ना उस धर्म का मुद्दा तो उठा लिया है लेकिन उसमें उतना डेप्थ नहीं घुस पाया। उनको डर था कि लोग भड़क ना जाएं, लेकिन भाई साहब मूवी इतनी लाइट बना दी थी कि उसमें भड़कना छोड़ उसमें मतलब मजा भी उतना नहीं आ पाया। मूवी को एंटरटेन किया, 2 घंटे की मात्र मूवी है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस मूवी में बहुत कुछ और किया जा सकता था। हेलो डियर ऑडियंस, और क्या हालचाल आप लोगों के, वेलकम बैक टू एपीएस रिव्यू। मूवी रिव्यू करेंगे द ग्रेट इंडियन फैमिली। द ग्रेट इंडियन फैमिली ये एक फैमिली कॉमेडी ड्रामा मूवी है। अब दोस्तों इसका इतना बड़ा इंट्रो इसलिए दिया क्योंकि मूवी मेरे को देखकर मजा तो आया, लेकिन मूवी जो कन्विंस कराना चाहती थी या फिर जो मुद्दा इन्होंने उठाया है उस मुद्दे तक वो पहुंच नहीं पाई। जब मुझे ज़्यादा फील हुआ कि अब तो वो मोनोलॉग मिलेगा या फिर अब वो बात बोलेगा जो एकदम यहाँ पर लगेगी, लेकिन वो यहाँ की ऊपर की लेयर तक रह जाती है। इमोशन भी फील होते हैं लेकिन हट के सिर्फ ऊपर के लेयर तक, दिल के अंदर तक पहुंच नहीं पाती है, और यही कमी है इस मूवी की। बाकी भैया बात करते हैं स्टोरी की, तो स्टोरी का आइडिया हमको ट्रेलर देखकर ही पता लग गया था और इसमें स्पॉइलर जैसा कुछ आपको फील होगा भी नहीं। तो यहाँ पर बलरामपुर में एक बहुत बड़े पंडित है, उनका सुपुत्र है यहाँ पर वेद व्यास जिसका नाम है भजन कुमार। वो भजन गाता है, उनके पिताजी जहाँ पर भी पूजा करते हैं, और उस लड़के का वेद व्यास का विक्की कौशल का गला बहुत बढ़िया है, तो जहाँ पर भी जाता है मस्त भजन कीर्तन करते हैं। और भाई साहब इस तरीके से उनकी जिंदगी एकदम आसान तरीके से चल रही है, लेकिन तभी आता है एक तूफान, क्योंकि गॉड का जो सेंस ऑफ ह्यूमर होता है वो बहुत ही रिस्की होता है। बिफोर इंटरवल मिडिल ऑफ द मूवी वेद व्यास को पता चलता है, भजन कुमार को पता चलता है कि वो तो इस घर के वारिस है नहीं। उनको एक चिट्ठी मिलती है जिसमें लिखा होता है कि फलाना तारीख को इस घर में जो भी लड़का पैदा हुआ है वो एक मुस्लिम है। उसके बाद में क्या है भाई साहब, यहाँ पर वेद व्यास के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है, और फिर तुम ही आइडिया लगाओ कि एक इंसान जो शुरू से भगवान के भजन गा रहा है, कृष्ण जी के गीत गा रहा है, और अचानक से उसको पता चले कि वो मुस्लिम है तो उस पर क्या गुजरेगी, और उसके बाद में क्या क्या ट्विस्ट टर्न आएंगे, और एंड में जिस तरीके से उनके पिताजी जो बहुत ही बड़े पंडित है बलरामपुर के, किस तरीके से उनका रिलेशन बनेगा बिगड़ेगा, ये तो आप मूवी में जाकर देख लेना। लेकिन मूवी हमको बहुत ही सुंदर सा मैसेज तो देती है हिंदू मुस्लिम आपसी भाई भाई वाला, पर वो कन्विंस करने में ये उतना सफल नहीं हो पाती है। अब वो बताता हूं क्यों। तो दोस्तों बॉलीवुड में धर्म के मुद्दे पर ऑलरेडी काफी मूवी बन चुकी हैं, जिसमें से पीके वो हमको बताती है कि भाई साहब सभी धर्मों को समान मानना चाहिए, क्योंकि ऊपर से भगवान हमको है कोई ठप्पा लगा के नहीं बेचता है कि ये हिंदू है ये मुस्लिम है। और उसी तरह का एक डायलॉग इसमें भी हमको देखने को मिलता है कि जब हम पैदा तो इंसान होते हैं लेकिन हम नीचे आकर बढ़ जाते हैं, समाज या फिर जो इंसान होता है बड़ा होने के बाद में उसको बांट दिया जाता है धर्म के अनुसार। क्योंकि जब हम पैदा होते हैं तो हम निर्मल होते हैं, हमको पता नहीं होता हम किस जाति, किस धर्म में, किस घर में पैदा हो रहे हैं। उसी तरीके से दोस्तों ओ माय गॉड मूवी हमने देखी, फर्स्ट वाली की मैं बात कर रहा हूं, तो वहां पर भी काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग मैसेज था कि पोंगा पंडितों के चक्कर में मत पड़ो, भगवान में अगर आस्था है तो मन से मानो, लेकिन हाँ जो पोंगा पंडित होते हैं ये बाबा जी होते हैं इनके आश्रमों में जाओ, वहां पर कुछ ऐसा था। और उसके बाद मतलब धर्म से रिलेटेड काफी मूवी, जैसे एक और थी धर्म संकट, वो हिंदू मुस्लिम वाले ऐसे ही मुद्दे पर मूवी बनी थी, तो वो अपने आप में कन्विंस करने में काफी स्ट्रॉन्ग थी। लेकिन यहीं पर बात करें द ग्रेट इंडियन फैमिली की, तो वैसे ये मूवी हमको उस तरीके से कन्विंस
कन्विंस नहीं कर पाती है। जैसे कि यहाँ पर विकी कौशल का पता चलता है कि वो एक मुस्लिम है, लेकिन जब पूरे मोहल्ले को पता चल जाता है कि वो मुस्लिम है तो वो हमको उतना फील नहीं देता है, क्योंकि जिस तरीके से ये प्रेजेंट किया है तो वो अरे यार मोहल्ले को कब कैसे पता चल गया, वो वाला फील हमको देती नहीं है। बहुत ही ज़्यादा डेप्थ इमोशन, बहुत ही ज़्यादा थ्रिल किया जा सकता था उस वाले सीन को कि लोगों को पता चल रहा है किस तरीके से जो जरिया है वो बहुत ही फुद्दू सा लगा। वो जरिया और स्ट्रॉन्ग होना चाहिए था, तब और ज़्यादा मज़ा आता। और जो विपदाएं आती हैं कि भाई साहब हिंदू में एकदम पैदा हुआ है वो पंडित वंडित एकदम, और अचानक से मतलब मुस्लिम निकल गया, तो वो जो एक्चुअल में सोसाइटी में जो इश्यूज हो सकते थे तो वो शायद लिखते समय शायद ही हमारे राइटर साहब डर गए, पता क्यों नहीं, लेकिन हाँ बहुत डेप्थ में जाया जा सकता था और लोगों के दिलों तक पहुंचा जा सकता था। खैर दोस्तों, मूवी में बहुत अच्छे अच्छे डायलॉग्स भी हैं, जैसे कि यहाँ पर एक जगह मनोज पावा बोलते हैं कि हम हिंदू हैं, हिंदू हमारा धर्म है और ये ही हमारी इज्जत भी है। काफी कमाल का डायलॉग है। और इसी तरह के कई छोटे छोटे डायलॉग भी हैं मूवी में जो हमको सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन उनमें वो कन्विंसिंग पावर उतनी नहीं होती है। अब दोस्तों यहाँ पर एक सीन और आता है जहां पर कुमुद मिश्रा जब पूरा कांड घट चुका है उसके बाद में वो ट्रेन से आ रहे होते हैं। भाई साहब कुमुद मिश्रा, मजा आ गया उनको इस फिल्म में देखकर। तो जब वो आ रहे होते मस्जिद की तरफ जहां पर फाइनली विकी कौशल मतलब उनको मुस्लिम घोषित कर जाता, तो मस्जिद की तरफ जा रहे हैं तो वहां पर पंडित आ रहा है, तब यहाँ पर जो शिव तांडव का जो चैंटिंग होता है डमट डमट वाला, तो वो वाला आ रहा है। उसी तरह से जब विकी कौशल को दिखाते समय अल्लाह अकबर वाला जो कुछ आ रहा है जो भी था, तो वो जो एक मिक्स सा जो म्यूजिक था वो एक्चुअल में गूजबम्स देता, वो अलग ही फील देता। और हाँ, कुमुद मिश्रा जिस तरीके से पंडित का रोल अदा किया है इस फिल्म में, ओ माय गॉड भाई साहब, उनका फेस पे जो चमक है वो लगते हैं कि ये प्रकांड पंडित है। इसमें हमको दो पंडित दिखाए गए हैं, एक वो पंडित जो धर्म की आड़ में बस लूटना चाहता है, उनको मंत्र आते हैं, अच्छा पंडित भी है लेकिन उससे वो सिर्फ पैसे कमाना चाहता है। एक तरफ है कुमुद मिश्रा, तो वो भाई साहब ऐसे पंडित है चाहे वो गरीबी में जी लेंगे लेकिन किसी को ज्ञान देंगे तो सही देंगे, लेकिन पैसे के लिए वो अपना काम नहीं करेंगे। जो दक्षिणा मिले या फिर जो भी कुछ हो मतलब वो उसी से खुश रहेंगे। हाँ पैसे जरूरी हैं, जब वो पूरी मतलब प्रोग्राम कराएंगे जितनी बड़ी पार्टी उतना पैसा तो मिलेगा, लेकिन वहीं पर दूसरा जो पंडित होता है वो बस अपनी पंडिताई के जरिए सिर्फ पैसे कमाना चाह रहा था। तो कुल मिला की बात है कि यहाँ पर कुमुद मिश्रा का जो पंडित वाला अवतार, माय गॉड, वो चेहरे पे चमक, वो ऐसा लगता है कि साक्षात वो भाई साहब भगवान से कांटेक्ट करता हो, ऐसा फील दे रहा था उनका चेहरे का चमक। या फिर एक जगह वो गंगा के किनारे या फिर मतलब जहां पर चार धाम जाते हैं तो बैठे रहते हैं, उनका मन अशांत होता है, तो वो बोलता है कि मेरा मन अशांत होता है। एक अघोरी बोलता है कि यहाँ पर आए इसलिए ताकि मन शांत हो सके, तभी वो बोलते हैं सत्य है सत्य है। बहुत सुंदर तरीके से उनके चेहरे पर जो शालीनता, जो एक प्रभाव झलकता है, कुमुद मिश्रा का जो पंडित किरदार है वो मेरा पूरा दिल जीत लिया इस मूवी में, सही बताऊं तो यहाँ पर जो सबसे कन्विंसिंग कैरेक्टर है वो है कुमुद मिश्रा का। और मैं कुमुद मिश्रा ऐसे बोल रहा हूँ जैसे मेरा कोई सहपाठी हो। कुमुद मिश्रा जी बहुत कमाल के एक्टर हैं। तो कुल मिला के मैं इस मूवी के राइटिंग या फिर इसके डायरेक्शन, इसके प्रेजेंटेशन की बात कहूँ तो भाई साहब मूवी का प्रेजेंटेशन अच्छा है, देखने में मजा आता है, मूवी का म्यूजिक भी अच्छा है, बस इसकी राइटिंग में कमी है, हमको उतना कन्विंस नहीं कर पाती है, और उसका डायरेक्शन है वो भी उतना स्ट्रॉन्ग हमको फील नहीं हो पाता है। मैं फिर कह रहा हूँ इसमें मतलब बचने के चक्कर में कि लोगों को सेंटिमेंटल हर्ट ना हो जाए, इस वजह से इसको बहुत ही ज़्यादा लाइट में कर दिया। इसमें और डेप्थ में जाकर मतलब लोगों का सेंटिमेंटल हर्ट हो जाए उससे जस्ट पहले से टक से छू के वापस आया जा सकता था, उतना स्कोप था इस मूवी के लिए। खैर दोस्तों, जिसकी जैसी भावना। अब बात करते हैं एक्टर्स एंड उनके परफॉर्मेंस की। तो सबसे पहले विकी कौशल लीड रोल में यहाँ पर हैं। तो विकी कौशल जो हैं वो भाई साहब अच्छे एक्टर, कोई डाउट नहीं है, और पिछली जो 2-3 मूवी थी उनकी इसी जॉनर टाइप की, कॉमेडी टाइप की, फनी टाइप की रही हैं। लेकिन एक और बात बोलना चाहूँगा कि जो ये मूवी है द ग्रेट इंडियन फैमिली, इस जॉनर के इस टाइप की स्टोरी में हम और भी एक्टर्स को इमेजिन कर सकते हैं, जैसे कि आयुष्मान खुराना होते हैं इनकी जगह, वो भी काफ़ी कमाल की परफॉर्मेंस कर सकते थे। विकी कौशल की परफॉर्मेंस भी बहुत कमाल की है, इमोशन एकदम ऑन पॉइंट है, सब कुछ बढ़िया है। मैं जस्ट बता रहा हूँ कि इमेजिन कर सकते हैं। राजकुमार राव को भी हम यहाँ पर इमेजिन कर सकते हैं इनके जगह पर,
तीनों बहुत बढ़िया, लेकिन भाई साहब चॉइस है, काफी कमाल का काम किया है। विकी कौशल के अलावा मनोज पावा, भाई साहब उनको इंट्रो की जरूरत नहीं है, कमाल के एक्टर हैं, उन्होंने अपना बेस्ट दिया है। बात करें इस मूवी की हीरोइन की, तो भाई साहब मानुषी छिल्लर ने इस मूवी में हीरोइन का किरदार निभाया है, जो कि नेग्लिजेबल है, मतलब नोटिस करो ना करो, इट्स ओके है। बाकी बात करें ओवरऑल मूवी की, तो भाई साहब वन टाइम वॉच मूवी है, आप इसे जाकर थिएटर में एंजॉय कर सकते हो। लेकिन भाई साहब जवान की आंधी चल रही है, उसके सामने पता नहीं कितने लोग इसको देखने जाएंगे, लेकिन हाँ दिस इज फैमिली एंटरटेनिंग मूवी, एक बार इसे फैमिली के साथ देखा जा सकता है। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं इस मूवी को रेटिंग दूंगा 2.75 आउट ऑफ 5 स्टार, और ये रेटिंग मैंने ऑल ओवर मूवी को दी है मेरे अकॉर्डिंग। बाकी भैया मैं तो एक ही बात बोलना चाहूँगा कि इस मूवी को एक्चुअल में बहुत ज़्यादा डेप्थ में और ज़्यादा फील करना चाहता था। मैं इस मूवी को 4-3 स्टार भी दे देता अगर ये मूवी थोड़ा सा अपने कंटेंट को और डेप्थ में लेके जाती तो। बाकी भैया अगर आपने द ग्रेट इंडियन फैमिली मूवी देख ली है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको ये मूवी कैसी लगी, या फिर आप दूसरी तीसरी चौथी बार जाकर जवान ही देख रहे हो। खैर वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। आई होप दोस्तों आपको ये रिव्यू वीडियो, ऑनेस्ट रिव्यू वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।